सो हेलो नमस्कार टू द ऑल केमिस्ट्री लवर्स, डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स ऑफ द नियर फ्यूचर। केमिस्ट्री के सभी चाहने वालों का और भविष्य के डॉक्टर और इंजीनियर्स का केमिस्ट्री चैनल पर हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। इससे पहले वाले वीडियो की बात करें तो हम बात कर चुके हैं चैप्टर की पर्टिकुलर रासायनिक बल गति की। जैसा कि हमने वादा किया था, हम बात करेंगे उपसहसयोजी रसायन की, जो कि अपने आप में एक इंपॉर्टेंट चैप्टर के नाम से जाना जाता है। कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी इसका बहुत अच्छा वेटेज है, तो आप इसे अच्छे से पढ़ें। इसके अलावा बात करें तो दैनिक जीवन में मीन्स रूटीन लाइफ में अगर हम बात करें कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की, तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के बहुत सारे यूजेस हैं। जैसे बात करें क्लोरोफिल में, पर्टिकुलर क्लोरोफिल जिसे हम परनाहित कहते हैं, परनाहित अपने आप में मैग्नीशियम का एक संकुल यौगिक होता है। इसके अलावा बात करें हीमोग्लोबिन की, तो हीमोग्लोबिन भी अपने आप में एक आयरन का संकुल होता है। इसके अलावा बात करें विटामिन B12 की, तो साइनो कोबालामिन कहते हैं उसको, जो कि कोबाल का संकुल यौगिक होता है, मीन्स उपसहसयोजी यौगिक होता है। सिस्प्लेटिन नाम सुन रखा है, नहीं सुना था, अब जानिए। सिस्प्लेटिन और टेक्सोल ये दोनों अपने आप में एंटी कैंसर ड्रग होती हैं, जहां सिस्प्लेटिन अपने आप में प्लेटिनम का एक संकुल यौगिक होता है या उपसहसयोजी यौगिक होता है। इसी प्रकार बहुत से धातुओं के निष्कर्षण में भी पर्टिकुलर उपसहसयोजी रसायन का उपयोग किया जाता है। तो उपसहसयोजी रसायन है क्या, उपसहसयोजी यौगिक है क्या, इसके बारे में हम जानेंगे। तो स्टार्टिंग करें सबसे पहले चैप्टर उपसहसयोजी रसायन। चैप्टर उप सहसंयोजी यौगिक कहते हैं। उपसहसंयोजी यौगिक, उपसहसंयोजी यौगिक का मीन जानने से पहले हम जानेंगे इसमें पर्टिकुलर कि फादर ऑफ, जिसे जनक कहते हैं हम लोग, उप सह संयोजी यौगिकों या उपसहसंयोजी रसायन का जनक, रसायन का जनक हम कहते हैं पर्टिकुलर अल्फ्रेड वर्नर को, अल्फ्रेड वर्नर को। और उपसहसंयोजी यौगिकों का अध्ययन, यौगिकों का अध्ययन रसायन विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसे उपसहसंयोजी रसायन कहते हैं, रसायन कहते हैं। ये थी बात उपसहसंयोजी रसायन की। उपसहसंयोजी रसायन जानने से पहले हमारे लिए जरूरी है कि यहां हम लवण का मतलब जानें कि लवण क्या होते हैं। अपने आप में लवणों को अंग्रेजी में सॉल्ट कहते हैं अम्ल और क्षार जब आपस में विक्रिया करते हैं तो लवण और जल का निर्माण करते हैं। इस अभिक्रिया का नाम उदासीनीकरण अभिक्रिया है। तो हम ये कह सकते हैं कि उदासीनीकरण अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप प्राप्त यौगिकों को लवण कहते हैं। लवण की खास बात, लवण विलयन अथवा गलित अवस्था में संगत आयनों में वियोजित होकर उनका परीक्षण भी देते हैं, उनका परीक्षण भी देते हैं। खास बात किस प्रकार से, इस पक्ष में हम बात करें तो एग्जाम्पल की फॉर्म में हम बात करेंगे NaCl की, NH4Cl की, Na2CO3 की,
NH4 होल 2 CO3 की। इसी सीक्वेंस में बात करें तो आपके पास में और एग्जाम्पल आते हैं, KCl.MgCl2.6H2, ये अपने आप में पूरा का पूरा एक लवण है। इसके अलावा FeSO4.NH4 होल 2SO4.6H2, ये भी अपने आप में एक लवण है। इसके अलावा हम बात करें तो K2SO4.Al2SO4 होल थ्राइस 24H2, 24H2, ये भी अपने आप में एक पूरा एक लवण है। इसके अलावा बात करें K4FeCN6 की, या हम बात कर लें CuNH3 होल 4SO4 की, तो ये तमाम आपके पास में लवण होते हैं। इनकी बात करें तो लवणों के लिए बताया कि अपने संगत आयनों में वियोजित होकर उनका परीक्षण भी देते हैं। यहां हमने एग्जाम्पल के तौर पे ले लिया NH4Cl। NH4Cl को आपने जल में घोला तो ये अपने संगत आयन NH4+ और Cl- में वियोजित होगा। NH4+ के परीक्षण के लिए हमने क्या किया, इसमें कुछ मात्रा क्षार की मिला दी और उसे गर्म कर दिया, तो ये क्रमशः NH3 गैस मुक्त होगी और NH3 गैस मुक्त होने के कारण जो पर्टिकुलर अमोनिया गैस मुक्त होती है और एक तीव्र गंध का एहसास होता है। इस अगर गैस को आपने कॉपर सल्फेट के विलयन से गुजार दिया तो गहरा नीले रंग का विलयन आएगा। तो ये इसका निश्चात्मक परीक्षण है, पर्टिकुलर कंफर्मेटरी टेस्ट है। तो यहां अमोनियम का परीक्षण दे दिया, तीक्ष्ण गंध। इसी प्रकार अगर Cl- की बात करूं तो उसके जलीय विलयन में AgNO3 विलयन डाल दिया जाए तो ये Ag+Cl- के साथ रिएक्शन करके AgCl का श्वेत अवक्षेप दे देता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि लवण अपने संगत आयनों में वियोजित होकर के उनका परीक्षण भी देते हैं। जहां बात करें तो NH4+ एक क्षारीय मूलक के रूप में काम करता है और Cl- अम्लीय मूलक के रूप में भी काम करता है। ये थी बात आपके पास में लवणों के बारे में। इसी के साथ आगे बात करें तो लवण के प्रकार। लवण के मुख्य रूप से 3 प्रकार होते हैं बेटा। नंबर 1 साधारण लवण, जिसको हम सिंपल सॉल्ट भी कहते हैं। नंबर 2 आता है आपके पास में विक लवण, जिसे हम डबल सॉल्ट भी कहते हैं। और नंबर 3 आता है आपके पास में संकुल लवण, जिसे हम कॉम्प्लेक्स सॉल्ट भी कहते हैं। इनकी एक एक बात करेंगे हर एक के बारे में डीपली। ये था मीनिंग उपसर्जजी यौगिकों के बारे में और उपसर्जजी यौगिकों के जनक के बारे में, लवण क्या होते हैं और लवणों के बारे में। नेक्स्ट स्लाइड में फिर बात करेंगे, इन्हें स्पेसिफाई करेंगे, अच्छे से पढ़ें। इसी क्रम में आगे बात करें तो सबसे पहले बात आती है आपके पास में साधारण लवण की। ये आगे आपके पास में साधारण लवण, साधारण लवण सिंपल सॉल्ट। आपके पास में एक टेस्ट ट्यूब में अम्ल था, एक टेस्ट ट्यूब में क्षार था, दोनों को मिला दिया, जो लवण बनेगा साधारण लवण बनेगा।
इस प्रक्रिया को हम कहते हैं प्रत्यक्ष यानी कि डायरेक्ट अभिक्रिया। तो हम कह सकते हैं अम्ल तथा क्षार की सीधे ही अभिक्रिया, बोले तो डायरेक्ट अभिक्रिया के थ्रू, सीधे ही अभिक्रिया द्वारा प्राप्त लवण साधारण लवण कहलाते हैं। साधारण लवण, सिंपल सॉल्ट। खास बात वही कि लवण, ये लवण विलयन तथा गलित अवस्था में, विलयन तथा गलित अवस्था में अपने संगत आयनों में वियोजित होकर उनका परीक्षण भी देते हैं। जैसा कि बात कर चुके हैं NH4Cl की। खास बात, ये लवण अम्लीय, क्षारीय तथा उदासीन प्रकार के संभव होते हैं। वो कैसे कि अगर आपके पास में लवण का निर्माण प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से हुआ है, यहाँ NaCl का निर्माण प्रबल अम्ल HCl और प्रबल क्षार NaOH से हुआ है, तो इसका जलीय विलयन उदासीन होगा। NH4Cl की बात करूं तो इसका निर्माण प्रबल अम्ल परंतु दुर्बल क्षार से हुआ है, तो ये अम्लीय प्रकार का लवण होगा। इसी क्रम में बात करूं तो Na2CO3, इसका निर्माण NaOH प्रबल क्षार और दुर्बल अम्ल से हुआ है, कार्बोनिक अम्ल से, तो ये क्षारीय प्रकार का होगा। इसी प्रकार से बात की जाए तो NH4(2CO3) की, अमोनियम कार्बोनेट की, तो ये दुर्बल क्षार और दुर्बल अम्ल से मिलकर बना हुआ है, तो इसकी भी प्रवृत्ति आपके पास में पर्टिकुलर उदासीन होती है। तो इसीलिए हमने कहा कि ये अम्लीय, क्षारीय और उदासीन तीनों प्रकार के संभव होते हैं। तो यहां हम कर दें उदासीन लवण, उदासीन लवण, यहां अम्लीय आ गया, ये क्षारीय आ गया और ये फिर से उदासीन लवण आता है। ये थी बात आपके पास में साधारण लवण की कि अम्ल और क्षार की प्रत्यक्ष अभिक्रिया द्वारा बनते हैं, पहली खास बात। दूसरी खास बात, अपने संगत आयनों में वियोजित हो जाते हैं विलयन और गलित अवस्था में। तीसरी खास बात, अम्लीय, क्षारीय और उदासीन प्रवृत्ति के संभव होते हैं। इसी क्रम में आगे बात करें तो अगला टॉपिक आता है आपके पास में द्विक लवण। द्विक लवण की क्या खास बात है, अच्छे से जानेंगे। यह आता आपके पास में द्विक लवण, जिसे हम अंग्रेजी में डबल सॉल्ट भी कहते हैं। नाम से ही दिख रहा है डबल है। अगर बात करें हम एग्जाम्पल की, एग्जाम्पल से पहले ये आ गया आपके पास में एग्जाम्पल। फर्स्ट ले लिया आपने, जिसे हम कहते हैं कार्ने लाइट। फार्मूला होता है KCl.MgCl2.6H2। ये तो क्रिस्टलीय जल है। ये एक साधारण लवण ये आ गया, एक साधारण लवण ये आ गया। ये पूरा लवण दो साधारण लवणों से मिलकर बना हुआ है, इसलिए ये अपने आप में एक द्विक लवण होगा, डबल सॉल्ट होगा। एक और एग्जाम्पल बात कर लें, जिसे हम कहते हैं पोटाश एलम या फिटकरी। इसका फॉर्मूला होता है K2SO4.Al2SO4 होल थ्राइस।
24H2, यहां भी ये दो साधारण लवण है, साधारण लवणों से, दो साधारण लवणों से मिलकर बना है ये लवण, इसलिए पोटाशियम या फिटकरी भी अपने आप में द्विक लवणों का डबल सॉल्ट होगा। इसी क्रम में बात करूं तो फेरस अमोनियम सल्फेट, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं FAS, फेरस अमोनियम सल्फेट, इसका दूसरा नाम है मोर लवण। इसके फार्मूले की बात करें तो FeSO4 .NH4 का होल 2SO4 .6 of H2। यहां भी आप देख सकते हैं दो साधारण लवण उपस्थित हैं। तो परिभाषा आपके पास में क्या बनती है कि लवण वे लवण जो कि दो साधारण लवणों से मिलकर बने हों, उनको हम द्विक लवण कहते हैं, डबल सॉल्ट कहते हैं। खास बात, ये लवण भी विलयन तथा गलित अवस्था में संगत आयनों में वियोजित होकर उनका परीक्षण भी देते हैं। किस प्रकार से? बात करें कार्नेलाइट की, तो ये अपने आप में मैग्नीशियम का अयस्क होता है। अयस्क बोले तो वे खनिज जिनसे शुद्धिकरण के द्वारा या शोधन के द्वारा धातु प्राप्त की जाती है, उन्हें अयस्क कहते हैं। तो ये मैग्नीशियम का अयस्क है। वियोजित कैसे होगा? तो ये देगा परीक्षण K+ का, Cl- का और Mg+2 का विलयन अवस्था में। ठीक उसी प्रकार से फिटकरी K+ का परीक्षण देगा, SO4 का परीक्षण देगा, इसके अलावा Al+3 का भी परीक्षण देगा, एल्यूमिनियम का भी। फेरस अमोनियम सल्फेट की बात करूं तो ये Fe+2 का परीक्षण देगा, SO4 2- का परीक्षण देगा, NH4+ का परीक्षण देगा। जहां K+ और Mg+2 ये तो क्षारीय मूलकों के रूप में, Cl- आपके पास अम्लीय मूलकों के रूप में, क्षारीय और ये अम्लीय मूलकों के रूप में वियोजित होकर के इनका परीक्षण देते हैं। ये थी बात साधारण लवण और द्विक लवण की। इसी क्रम में अंतिम लवण की बात करें, जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, संकुल लवण क्या होते हैं, या संकुल लवणों को जटिल लवण भी कहा जाता है। क्यों कहते हैं उसका भी अध्ययन करेंगे। ध्यान दें, बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इंटरेस्टिंग भी। साथ के साथ आप पढ़ेंगे, पेपर पेन वर्क करेंगे तो काफी कुछ हेल्प मिलेगी। यह आता आपके पास में संकुल लवण। संकुल लवण जिसे कॉम्प्लेक्स सॉल्ट भी कहते हैं अंग्रेजी में, संकुल लवण या जटिल लवण, संकुल लवण या जटिल लवण। अगर हम बात करें पर्टिकुलर एग्जाम्पल के तौर पर, तो नंबर 1 एग्जाम्पल K4FeCN6 कुछ इस प्रकार से, CN6
इसका वियोजन होना चाहिए था कुछ इस प्रकार कि पोटेशियम अलग से देना था, Fe+2 का परीक्षण देना था क्योंकि लवण है, 6Cl- में वियोजित होना चाहिए था, परंतु इसका वियोजन ऐसा नहीं होता। इसका वियोजन कुछ इस प्रकार होता है 4K प्लस FeCN6 4 माइनस। इसी प्रकार से एक और लवण की बात कर लें, CuNH3 SO4। इसका वियोजन कुछ इस प्रकार होगा CuNH3 और ये SO4 2 माइनस। तो संकुल लवण की क्या खास बात होती है साहब, यहां ये आयन अपने संगत आयनों में आगे वियोजित नहीं हो रहा, Cu+2 में और NH3 ऑफ NH3+ में, ये भी अपने संगत आयनों में Fe+2 में और 6Cl- में वियोजित नहीं हो रहा, इसलिए इसको हम यहां पे कहेंगे संकुल आयन। इसको भी हम कहेंगे यहां पर संकुल आयन। तो वे लवण जो कि विलयन अथवा गलित अवस्था में संगत आयनों में वियोजित न होकर संकुल आयन बनाते हैं, संकुल लवण कहलाते हैं, संकुल लवण कहलाते हैं। अगर मैं बात करूं तो ये पोटेशियम का परीक्षण देंगे और Fe6 का पूरे का कंबाइनली परीक्षण देंगे। ऐसा नहीं कि ये Fe+2 का और Cn- का परीक्षण देगा, बिल्कुल नहीं। ठीक उसी प्रकार से यहाँ ये भी सल्फेट का परीक्षण देगा और संकुल आयन का परीक्षण देगा, न कि Cu+2 का और NH3 का। तो ये वाला जो आयन है स्क्वायर ब्रैकेट से जो घिरा हुआ है वो अपने आप में संकुल आयन है, जो संकुल आयन का निर्माण करते हैं संकुल लवण कहलाते हैं। खास बात यहां संकुल लवणों में उपसहसंयोजी बंध पाया जाता है, उपसहसंयोजी बंध पाया जाता है। कहां और किस प्रकार से? अगर मैं इस संकुल लवण की बात करूं तो इसकी संरचना कुछ इस प्रकार से मिलेगी 4K+, ये तो बाहर, और ये आ गया आपके पास में Fe सेंटर पे, 4Cn कुछ इस प्रकार से, Cn है, इसको Nc ना पड़े क्योंकि कार्बन जुड़ रहा है, ये अपना एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म को देगा, 5वां Cn ऊपर की ओर, 6ठा Cn नीचे की ओर, और इस पर चार्ज -4। तो यहां ये उपसहसंयोजी बंध बना हुआ है धातु परमाणु के साथ में इनका, ये धातु परमाणु और ये आपके पास में परमाणु परमाणु के समूह जो कि एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म त्याग कर रहे हैं। तो यहाँ उपसहसंयोजी बंध बन रहा है, और उपसहसंयोजी बंध पाए जाने के कारण, संकुल यौगिकों में उपसहसंयोजी बंध पाए जाने के कारण इन्हें संकुल यौगिकों को उप सहसंयोजी यौगिक भी कहते हैं। तो जितने भी आपके पास में संकुल लवण होंगे वो अपने आप में उपसहसंयोजी यौगिक होंगे, जटिल यौगिक होंगे या जटिल आयन होंगे आपके पास में, या यूं कह सकते हैं जटिल लवण होंगे। तो उपसहसंयोजी यौगिकों को भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर इन दोनों के बीच में उपसहसंयोजी बंध पाया जाता है, इसलिए हम कह सकते हैं संकुल लवण अपने आप में उपसहसंयोजी यौगिक भी कहलाते हैं। और उपसहसंयोजी यौगिकों का अध्ययन रसायन विज्ञान की शाखा के अंतर्गत किया जाता है, उसे हम उपसहसंयोजी रसायन कहते हैं। ये थी बात उपसहसंयोजी यौगिकों की। अगर मैं बात करूं तो आमतौर पर आपको बड़ी दिक्कत हो कि सर हम किस प्रकार से पहचानेंगे कि पर्टिकुलर उपसहसंयोजी यौगिक कौन से होंगे या संकुल यौगिक कौन से होंगे, तो जिनमें स्क्वायर ब्रैकेट पाया जाता है वो अपने आप में संकुल लवण या संकुल यौगिकों के रूप में या उपसहसंयोजी यौगिकों के रूप में काम करते हैं। इसी पक्ष में एक छोटा टॉपिक लेना चाहूंगा ताकि आपको क्लियर हो जाए। उपसहसंयोजी यौगिकों की संरचना,
उपसहसंयोजी यौगिकों की संरचना। इस पक्ष में अगर बात करें तो हम पर्टिकुलर किसी भी उपसहसंयोजी यौगिक में एक स्क्वायर ब्रैकेट होता है, यहां कुछ हो तो वो हमेशा धनायन होगा, ब्रैकेट के राइट हैंड साइड में कुछ जुड़ा हुआ हो तो वो हमेशा ऋणायन होगा, ब्रैकेट के अंदर यहां धातु परमाणु होगा और यहां पर जो जुड़े होंगे बाकी के समूह उन्हें लिगेंड कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो K4 Fe CN6, यहां ये धनायन आ गया, ये धातु परमाणु और Cn आपके पास में लिगेंड होगा। ठीक उसी प्रकार से Cu NH3 SO4 में ये धातु परमाणु, ये लिगेंड और ये ऋणायन आता है। कुछ यौगिक ऐसे भी होते हैं जिनमें धनायन और ऋणायन दोनों नहीं होते, धातु परमाणु और लिगेंड होते हैं। FeCO5 धातु परमाणु और लिगेंड। तो ध्यान रहे किसी भी उपसहसंयोजी यौगिकों में मुख्य रूप से ये संरचना होती है, धातु परमाणु होता है, धनायन होता है लेफ्ट में और राइट में ऋणायन। ब्रैकेट में सबसे पहले जिससे मुलाकात होगी वो धातु परमाणु होगा और बाकी जो बच जाता है वो अपने आप में लिगेंड होगा। एक एग्जाम्पल और बात करना चाहें PT, जहां लिगेंड अलग अलग हो। लिगेंड क्या होते हैं वो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। यहाँ PT धातु परमाणु आ गया और NH3 और Cl अपने आप में लिगेंड आ गया। ये था आपके पास में उपसहसंयोजी रसायन के अलावा पर्टिकुलर लवण क्या होते हैं, लवणों के प्रकार क्या होते हैं, उनके क्या क्या एग्जाम्पल हैं। राजस्थान बोर्ड का और पर्टिकुलर CBSE हिंदी मीडियम का एक क्वेश्चन कंप्लीट होता है आपके पास में कि साधारण लवणों के, द्विक लवणों के और संकुल लवणों के दो उदाहरण दीजिए, तो आप पर्टिकुलर दे सकते हैं। एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि उपसहसंयोजी रसायन के जनक कौन है, तो जवाब अल्फ्रेड वर्नर। ये दो क्वेश्चन आज कंप्लीट हो चुके हैं और ये था आपके पास में इंपॉर्टेंट मैटर। इसी क्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ में, जिसमें नया टॉपिक डिस्कस करेंगे हम। धातु परमाणु क्या होते हैं और कहां से लिए जाते हैं और लिगेंड तथा लिगेंडों के प्रकार। यूं ही अपना विश्वास जताते रहिए, क्योंकि मैं पहले भी कह चुका हूं मुझे आप लोगों का सपोर्ट है, आप जैसे प्यारे बच्चों का, तो नो डाउट सक्सेस जरूर होंगे। और डे बाय डे हर रोज यूं मान के चलिए हमारे पास में एक अच्छे से अच्छा कंटेंट होता जा रहा है। सिलेबस में हम अभी तक काफी कुछ 2 से 3-4 चैप्टर डिस्कस कर चुके हैं वीडियोस के रूप में। आप उनको पढ़ना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि अब जल्द ही हाफ ईयरली एग्जामिनेशन आपके पास में है और अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। पर्टिकुलर केमिकल काइनेटिक्स यानी कि रासायनिक बल गतिकी के लिए एक अलग से न्यूमेरिकल्स का एक वीडियो डाल दिया जाएगा, तो वो चैप्टर वहां पे कंप्लीट हो गया है और अब उपसहसंयोजी रसायन स्टार्ट कर दिया है, तो आप इसे रेगुलर पढ़ें, क्योंकि अब बड़ा ही इंटरेस्टिंग, इजी और अच्छा चैप्टर है। कंपटीशन एग्जाम में भी इसके अच्छे क्वेश्चंस मिलते हैं। इसी विश्वास के साथ अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।